सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इतने बड़े साम्राज्य पर चोलों ने कैसे शासन किया। जब तक आपके पास आंतरिक शक्ति या ऊर्जा इतनी ना हो तब तक आप एक विशाल सेना का गठन नहीं कर सकते, या आपके पास इतने आय के स्रोत ना हो कि आप एक विशाल सेना को नगद पेंशन दे पाए या तनख्वाह दे पाए, तब तक आप एक विशाल सेना का निर्माण नहीं कर सकते। तो चोलों के पास भी इतनी विशाल थल सेना और नौसेना के लिए अलग से प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार चोल साम्राज्य इतना विस्तृत रूप कैसे ले गया और उनके पास कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, या राजराज प्रथम ने 12,000 द्वीपों पर नौसैनिकों की मदद से जब विजय प्राप्त की तो उसके पास इतनी बड़ी सेना को रखने के लिए आय के स्रोत क्या थे। निश्चित तौर पर यह बात तो स्वाभाविक है कि उसको टैक्स ज्यादा लेना पड़ा होगा जनता से, पर क्या पूर्व के राजा ऐसा नहीं कर सकते थे, या इस दशा में जनता आंतरिक विद्रोह नहीं करती? यही तालमेल बैठाकर ही तो साम्राज्य चलाया जाता है। अभी तक के राजाओं में आपने छठा हिस्सा या मैक्सिमम चौथा हिस्सा कर के रूप में लेते हुए देखा होगा, तो यहां पर तीसरा हिस्सा कर के रूप में लिया जा रहा है। तो उसके बदले में जनता को क्या दिया जाता होगा? क्या वास्तव में जनता इतना अन्न उगा पाती होगी या इतना इनकम जनरेट कर पाती होगी कि 1/3 राजा को कर देने के बावजूद उनके पास इतने आय के स्रोत आ गए? और अगर आए तो दक्षिण भारत में कैसे, क्योंकि उत्तर भारत तो ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न माना जाता था। तो क्या ऐसी खोज की राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल ने, या चोल साम्राज्य ने ऐसी क्या पहल की जिसके कारण वो 1/3 टैक्स या कर लेने के बावजूद आंतरिक विद्रोह का सामना नहीं किया, किसी भी सामंत को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया और एक विशाल सेना तैयार करके 12,000 द्वीपों पर कब्जा कर पाए? तो मित्रों, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि राजा ने जनता के लिए कुछ भलाई के कार्य किए होंगे या कुछ ऐसा व्यवस्था की होगी जिसकी वजह से जनता अधिक अन्न उगा पाए। अभी तक आपने सिंचाई व्यवस्था का नाम नहीं सुना होगा। अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, जैसे भारत में भी जब अभी आपने सुना होगा हरित क्रांति हुई थी, हाई यील्डिंग वैरायटीज, सिंचाई, 3 ही फील्ड तो होते हैं जिन पर काम करना पड़ा। केमिकल रसायन, जब हरित क्रांति आई थी तो एक सिंचाई पर ध्यान दिया गया, केमिकल फर्टिलाइजर पर और हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज पर। इन 3 चीजों पर फोकस करके भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से अन्न उगाने की स्कीम पर कार्य किया। अब यही सोच उस दौर में, क्योंकि नीचे कावेरी नदी, पेनार नदी, नदियां काफी बहती थी, सिंचाई का कार्य आरंभ किया। निश्चित तौर पर जब सिंचाई का कार्य आरंभ किया होगा तो उपज में वृद्धि हुई होगी और इसका लाभ जनता को मिला होगा। उन्होंने अतिरिक्त अन्न उगाना शुरू कर दिया होगा जिससे राज्य समृद्धशील हो गया होगा। अभी तक के राजाओं में आपने ये नहीं सुना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था की जाए। भाई उस समय पर न तो IT सेक्टर था, ना विनिर्माण उद्योग, तो इनकमिंग का स्रोत तो भू राजस्व ही था, कृषि ही था, और कृषि में ही तो बदलाव करना था। और यही बात राजराज प्रथम ने पकड़ ली। उसने जनता से ज्यादा अन्न उगाने के लिए जबरदस्ती नहीं की, बल्कि जनता को बदले में इतनी सुविधाएं दी कि वो उतना अन्न उगा पाई कि 1/3 हिस्सा राजा उससे ले पाया, और उसके बाद एक विशाल सेना तैयार की। तो यहां पर राजा की सूझबूझ, एडमिनिस्ट्रेशन और समझदारी काम आई। ये एक मूल वजह हो सकती है। इसके बारे में हमें प्रमुख प्रमाण भी मिलते हैं। इतना सब होने के बावजूद ये यहां पर नहीं रुका, इसने जनता को और भी काफी सुविधाएं दी। जैसे हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, आपसे परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की? तो ये उत्तर होगा आपका चोलों ने। भारत का भी आर्टिकल संविधान संशोधन 73-74 स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसकी बात सबसे ज्यादा महात्मा गांधी भी किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, गांव में ग्राम प्रधान या गांव सभा का आयोजन गठन भी किया। जैसे आपने ऋग्वैदिक काल में भी सुना होगा सभा और समिति। तो एक बार फिर से चोल साम्राज्य में सभा और समिति का उदय हुआ। उससे क्या हुआ, इस साम्राज्य की पकड़ गांव गांव तक पहुंच गई। अब होता क्या था, ब्राह्मणों का वर्चस्व यहां भी बरकरार था। ब्राह्मण और अब्राह्मण नाम की 2 जातियां यहां पर पाई जाती थी। जो उच्च कुल के थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। उसके अतिरिक्त यहाँ पर क्षत्रिय और वैश्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, या तो वो ब्राह्मण होगा या अब्राह्मण होगा। अब देखिए, हम देखते हैं इस स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन इनका किस तरह का था कि पहले इनकी इकाई देख लीजिए। सबसे बड़ा यहाँ पर होता था राज्य,
सबसे बड़ा होता था राज्य। राज्य के बाद मंडलम। मंडल तो आप आज भी सुनते होंगे। राज्य जिसका मालिक राजा ही होता था। कांची जो ये तंजौर के राजा थे, चोल वही राजा थे, उसको विभाजित किया गया था मंडलम में। आज भी कई राज्य मंडल में विभाजित हैं। फिर कोट्टम और वलनाडु, दो देख रहे होंगे आप, कोट्टम और वलनाडु, मतलब आप इसको जिला समझ लीजिए और वलनाडु को एक ब्लॉक स्तर पर आप समझने की कोशिश करिए। नाडु हुआ गांव, तो देखिए राज्य ये हुआ पूरा प्रदेश, ये हुआ राज्य मंडल में विभाजित था, ये हुआ आपका जिला, ये हुआ ब्लॉक लेवल पर, ये नाडु हुआ गांव। और गांव में ही होता है स्थानीय स्वशासन। तो गांव में दो समितियां थी, आपने वैदिक काल में भी पढ़ा था, सभा और समिति। सभा में क्या होता था, विशिष्ट जनप्रतिनिधियों का समूह होता था, या आप कह सकते हैं जैसे आज की लोकसभा, जहां पर जनप्रतिनिधि जाते थे चुनकर। तो सभा में कुछ जनप्रतिनिधि गांव के चुनकर जाते थे, और समिति होती थी आम जनसभा, यानी कि जिसमें कोई भी व्यक्ति गांव का प्रतिभाग कर सकता है। तो इसी तर्ज पर यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो नाडु, जिसको मैं गांव की संज्ञा दे रहा हूं, नाडु तमिल शब्द है, तो नाडु में क्या हुआ, ये जो ग्राम है, इस ग्राम में सभा यानी महासभा होती थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वो तो आप आदिकाल से ही देखते आ रहे हैं। इससे पुराने इतिहास में भी आपने ब्राह्मणों के वर्चस्व को देखा। तो चोल वंश में कुछ नया नहीं है, यहाँ के तो राजा भी स्वयं को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। ऐसा इतिहास में आपको जरूर मिलेगा। जो भी महान प्रतापी राजा होगा वो स्वयं को ब्राह्मण साबित करने की बार बार कोशिश करेगा, उच्च कुल का फायदा। तो ये देखिए ग्राम और महासभा होती थी। महासभा के बारे में मैंने आपको बताया, विशिष्ट जनप्रतिनिधि और समिति। समिति को यहां पर बोला जाता था वार्यम, ध्यान से सुनिए, समिति को वार्यम और महासभा को बोला जाता था पुरंगिरी। शब्द बदल गए हैं, तरीका वही है। महासभा को पुरंगिरी और वार्यम बोला जाता था, किसको, समिति को। तो ये शब्द भी आप नोट करते जाइए, जो तमिल शब्द हैं। मैं इनका हिंदी रूपांतरण कर रहा हूं ताकि आपको सरलता हो। अच्छा, महासभा में देखिए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो कौन होंगे। एक गांव को 30 वार्ड में विभाजित किया गया था। जो बड़ा गांव होगा, आप गांव का बड़ा क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन की हम बात कर रहे हैं, 30 वार्ड में वो विभाजित था। और महासभा में कौन कौन लोग प्रतिभाग करेंगे। समिति में तो प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो, लेकिन महासभा में वो व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके पास 1.5 एकड़ भूमि होगी। अब ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में इतना दान मिल जाता था कि 1.5 एकड़ भूमि उनके लिए होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ब्रह्मदेव, जिनके पास 1.5 एकड़ भूमि होगी, जिसे किसी भी एक वेद का ज्ञान होगा। कुल मिलाकर बात ब्राह्मणों पर ही जा रही है कि महासभा में वही जाएंगे। इसके अतिरिक्त वो भाष्य का ज्ञाता होगा और उसका व्यक्तित्व नेक फैसले लेने वाला होगा, पर्सनल इमेज भी होगी। तो ये सारे गुण जिसके अंदर होंगे वो महासभा में प्रतिभाग कर सकता है। ये था स्थानीय स्वशासन के वो नेता, उस दौर के नेता। कुल मिलाकर हर बात ब्राह्मणों पर ही आकर अटक जाती है। अच्छा, समिति में, वार्यम में कोई भी भाग ले सकता था। ध्यान से आप सुनते जाइएगा। ये आपको दिख रहा होगा सदस्य, हाँ, जो महासभा के सदस्य वो कहलाते थे पेरू मक्कल। अब शब्दों से आप मत घबराइए, आप नोट करते जाइए। सभा, जो हमारी महासभा है, उसके सदस्य जो ब्राह्मणी वर्चस्व है वो कहलाते थे पेरुमक्कल, और जो समिति के सदस्य थे जिसमें हर कोई प्रतिभाग करता था वो कहलाते थे वार्यम पेरुमक्कल। देखिए, वार्यम पेरुमक्कल कहा जाता था समिति के सदस्यों को। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से यहाँ पर स्थानीय स्वशासन चला। उसके अतिरिक्त राजा ने लोगों की सुविधाओं के लिए भू राजस्व की नाप भी की। समझ रहे हैं आप, यानी कि भूमि राजस्व। कुल मिलाकर प्रशासनिक इकाई है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पटवारी भी रखे होंगे कि भूमि का हिस्सा डिवाइड करिए और किस क्षेत्र पर कितनी फसल हो रही है ये हमें जानकारी दीजिए। मतलब राजा ने अपने दिमाग में बात बैठा ली थी कि मुझे अत्यधिक उपज निकलवानी है ताकि जनता का विद्रोह भी ना हो। तो उसने एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा वहां पर तैयार किया। जमीन की नापतोल की, फिर हिस्से बांटे गए। फिर ब्राह्मणों को ही यह कह दिया गया, महासभा ये तय कर लेती थी कि गांव से 1/3 अन्न किस तरह से आना है। सूझबूझ से अपनी वो इकट्ठा, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप तो देते नहीं थे, दूसरों से 1/3 जो टैक्स है वो मिलकर सभा और महासमिति बैठती थी। महासभा में ब्राह्मण आपस में बैठकर डिसीजन लेते थे और उसके बाद समिति को बुलाकर, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं, समिति को बुलाकर, वार्यम को बुलाकर फैसले वो आरोपित करते थे। उसके बाद ये ब्राह्मण या महासभा के सदस्य ही सारा अन्न इकट्ठा करके राजा को
दिया करते थे और भू राजस्व की नाप का सिद्धांत तो इन्होंने दिया ही था, जिस कारण से क्या हुआ कि आंतरिक विद्रोह नहीं हुआ और राजा को बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसने विशाल सेना तैयार की। तो इस पे हम राज्य की कुशलता ही कहेंगे और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन ही कहेंगे चोल राजाओं का, और जिसका उनको बहुत फायदा भी हुआ। और इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता थी। नवाचारी विचार के थे चोल, तभी चोल साम्राज्य के बारे में हमसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और दक्षिण में ये शक्तिशाली साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रशासन की। इसके प्रशासन में जो बड़े अधिकारी थे उनको पेरुनंदनम कहा जाता था। बड़े अधिकारियों को पेरुनंदनम और छोटे अधिकारियों को सिरुनंदनम कहा जाता था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर समाज में 3 गांव में विभाजित था। गांव 3 प्रकार के। उर में रहते थे कृषक, जो कृषि किया करते थे वो उर में रहा करते थे। ध्यान से सुनिए, उनके गांव को उर कहा जाता था। ब्राह्मणों के गांव को, जो बिना टैक्स के रहते थे, ब्रह्मदेव, बहुत बड़े हिस्से पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जिनको कर नहीं देना पड़ता था, उनके गांव को बोला जाता था सभा। अभी आपने महासभा का भी जिक्र किया। वो अन्य गांव के भी डिसीजन लेती थी बैठकर, दूसरे गांव से 1/3 वो दिलवाती थी राजा को, जबकि स्वयं तो वो बिना टैक्स के थे। और नगरम होता था व्यापारियों का, जो व्यापारियों का गांव होता था, जिस क्षेत्र में व्यापारी रहा करते थे, उस क्षेत्र को बोला जाता था नगरम। तो आपको ये ढांचा समझ में आया होगा कि चोल वंश का ढांचा क्या था। स्थानीय स्वशासन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो ग्रुप बनाया है वहां पर आप जुड़िए और चोला साम्राज्य से संबंधित कोई भी सवाल है तो ग्रुप में फेंक दीजिए, मैं उसको देखूंगा और आपको उत्तर दूंगा। अच्छा, सिंचाई हमने ये सारी बातें आपके सामने की कर दी हैं जो आपको। अच्छा, कार्य समिति को यहाँ पर गणम बोला जाता था, गणम। तो इतना आपको स्वशासन, प्रशासन, नियमित कर जो भी था, इनकमिंग स्रोत, वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, भू राजस्व के अतिरिक्त ये कौन कौन से कर लेते थे? विवाह कर, यानी कि आप शादी करने जा रहे हैं तो भी इनको टैक्स दीजिए, ये इनके कर है। चुंगी कर, विवाह कर और चुंगी कर, और एक व्यापारी कर भी होता था व्यापार करने के लिए। तो ये तो थे कुल मिलाकर इनकी इनकमिंग के स्रोत। सिंचाई के लिए बांध तथा नहरों का निर्माण कराया, हमने आपको बताया। इन्होंने नौसेना का भी गठन किया, बहुत विशाल नौसेना थी। इनकी नौसेना से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप तैयार रहिएगा। समाज ब्राह्मण और अब्राह्मण में विभाजित था। वेरी गुड, ये तो हमने आपको बता दिया। ना तो यहाँ पर क्षत्रिय था, ना यहाँ पर कुछ वैश्य नाम का था, या तो होगा ब्राह्मण या होगा अब्राह्मण। ठीक। अच्छा, शूद्रों को यहाँ पर बेलाल कहा जाता था, जो कृषक, कृषि वही करेंगे, ये तो जमींदार बन गए हैं ब्राह्मण। चलिए, फिर भी शांति है, यहाँ पर कोई ऐसा विद्रोह नहीं देखने को मिला, राजा बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, रथ राज वर्ग क्या कहलाता था? यदि कोई ब्राह्मण किसी अब्राह्मण कन्या से शादी करता था, ब्राह्मण राजकुमार अब्राह्मण कन्या से शादी करता था, तो वैसे तो उसको संकर वर्ण कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया, रथराज मार्ग, रथराज वर्ग। तो रथराज वर्ग के बारे में अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो उत्तर वही होगा। यदि चोल साम्राज्य में कोई ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति अब्राह्मण समुदाय की स्त्री से विवाह करता है तो उसे रथराज वर्ग कहते हैं। आई होप कि आपको ये अभी तक समझ में आ रहा होगा, आपको पता चल गया होगा किस प्रकार चोल साम्राज्य ने पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया। अब हम बात करते हैं चोल साम्राज्य की स्थापत्य कला की। इनके मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं, इनके गोपुरम बड़े विशाल हैं। वैसे तो दक्षिण भारत में सभी के गोपुरम बड़े प्रसिद्ध हैं। मीनाक्षी मंदिर में अगर आप देखेंगे तो जितने भी मंदिर हैं, मंदिर तो बीच में है, उसके बाहर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखेंगी। आप इंटरनेट पर सर्च करिए मीनाक्षी मंदिर, वो गोपुरम ही है। इनकी पहचान ही इनके भव्य गोपुरम है। अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये द्रविड़ शैली के निर्मित मंदिर हैं। द्रविड़ शैली ऑप्शन जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण इनमें जो मंदिर है वो राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया राज राजेश्वर मंदिर है। ये कहां पर है? राजधानी तंजौर में, जान लीजिए। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसका निर्माण किसने किया? राजराज प्रथम ने। अब परीक्षा में पूछा जाए राज राजेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो आप सटैक से आंसर मार दोगे राजराज प्रथम। यहां पर भी आप कंफ्यूज मत होना, राजा द्वितीय और तृतीय में प्रथम नहीं कराया। लेकिन परीक्षा में इतना आसान सवाल बनाकर नहीं भेजता। इसका आधुनिक नाम या वर्तमान नाम है बृहदेश्वर मंदिर। अब आप बताइए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राजराज प्रथम ने किया। देखिए, राजराज प्रथम ने ये तो गड़बड़ हो गया,
राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इनकी एक पहचान है कि इस समय पर पत्थरों की नक्काशी से ज्यादा, पत्थरों की नक्काशी तो खूब हुई है, कांसे का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। आपने कांसे की नटराज की मूर्ति एक देखी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि वो नटराज मूर्ति किसने बनाई। आप इतना वीडियोस देख रहे हैं, इतने बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इतना देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे कि नटराज जो मूर्ति है कांसे की, वो किसने बनाई। ठीक है। इसमें प्रसिद्ध मंदिरों में विजयालय ने चोलपुरम मंदिर बनाया। जब हमने आपको पिछले वीडियोस में चोल साम्राज्य के राजाओं के बारे में बताया तो इसके संस्थापक विजयालय के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि इसने तंजौर में चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। परांतक प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया। ध्यान से सुनिए, चिदम्बरम एक जगह है, बड़ी प्रसिद्ध है, नोट करते जाइए आप। इनसे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे अतिरिक्त वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा कि आप कृति, प्रशासन और मंदिर शैलियों के बारे में जान पाए, क्योंकि चोल साम्राज्य में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो चोल साम्राज्य का तीसरा वीडियो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा और आपको देखना पड़ेगा, और इसको तो नोट करना पड़ेगा क्योंकि चोल साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रश्न जो अब आप वीडियो देख रहे हैं इसी से आते हैं। ठीक। और देखिए, इसमें मैंने आपको बताया इसकी खासियत द्रविड़ शैली के मंदिर है। सबसे पहले गांठ बांध लीजिए इन चीजों के बारे में भी। कांस्य का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ईंटों के स्थान पर यहाँ पर अब पत्थर का प्रयोग हुआ है। अगर आप पिछले सालों के पेपर्स उठाएंगे तो आप चोल साम्राज्य के जब क्वेश्चंस देखेंगे और इनमें से सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए आपको मैं इसकी वैल्यूज से बार बार अवगत करा रहा हूं कि इस वीडियो की आपके लिए कितनी महत्ता है। अच्छा, इनके दरबार में शैव और वैष्णव धर्म के दोनों न्यायों को बराबर महत्व मिलता है, दोनों को। और तो और वैष्णव धर्म के जो पहले आचार्य नाथ मुनि यही चोला साम्राज्य में ही थे। वैष्णव धर्म के बारे में मैंने गुप्त काल में भी पढ़ाया है, और बीच में जहां जहां पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कहीं ना कहीं मैंने इसको बार बार एक्सप्लेन भी किया है, तो आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है। अच्छा, आपसे सबसे ज्यादा परीक्षा में यह पूछा जाता है कि तमिल की रामायण किसने लिखी, या रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया। ये महत्वपूर्ण सवाल है या नहीं है, आप ही बताइए। आपने पिछले कई सालों के पेपर उठाए होंगे, तो क्या आपको ये सवाल मिला या नहीं मिला, और अगर मिला तो मैं आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि इस वीडियो की महत्ता बहुत ज्यादा है, समझ रहे होंगे आप। ये पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है। तमिल की रामायण लिखी है कंबन ने, नाम नोट करिए, कंबन ने, और उस रामायण का नाम है रामावतारम। ध्यान से सुनिए, रामावतारम। तमिल में रामायण लिखने का श्रेय जाता है कंबन को, और उस रामायण का नाम है रामावतारम। तमिल भाषा में रामायण को रामावतारम कहा जाता है। नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। और इसके साथ ही दक्षिण भारत के इतिहास पर फिलहाल हम लगाते हैं ब्रेक। टफ था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी यही तक था। तो आप बिल्कुल बेफिक्र, अगर आपने 3 वीडियो देखे तो आप थोड़ा समय और ले सकते हैं इन्हें समझने के लिए। आप 1-2 बार और देखिए, रिपीट करिए, लेकिन इसको कंप्लीट करिए। चोल बड़े महत्वपूर्ण है, बस यही मुश्किल थे, इनके शब्दावली मुश्किल थी। लेकिन अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया, अब जरूरत नहीं है। दक्षिण के भारत का यहाँ पर काल खत्म हो गया। अब 1-2 या 3 वीडियो में हम आपको जो छोटे मोटे राज्य बचे हैं, जैसे चंदेल, सेन, सोलंकी, चौहान, इनके बारे में हम 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक शॉर्ट डिटेल इन वीडियोस, इन सारे साम्राज्यों के बारे में बनाएंगे। फिर मुस्लिम आक्रमणकारी शुरू होते ही एक आसान भारत इतिहास आपके सामने शुरू होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश का। अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है, तो आप तैयार रहिए। इसके बाद के छोटे मोटे साम्राज्य भी आएंगे, और वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, पर आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। उनसे 1 या 2 सवाल आ जाते हैं, और कई बार हम धोखे में रह जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि उनको स्किप नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए जब इतना हम डिटेल में चल रहे हैं। तो 2 या 3 वीडियो लगेंगे। उसके बाद हम मुस्लिम साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे। वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी रफ्तार अच्छी चल रही है, जबरदस्त चल रही है, और हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सब डिटेल में चल रहे हैं। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, और आप इस बात से भी निश्चिंत होंगे कि आप आने वाले समय में भी इस इतिहास को डिटेल में पढ़ पाएंगे और सुना पाएंगे। क्योंकि मैंने ज्यादातर कहानियों का और एक सिस्टम में रखने का प्रयास किया है। फिर भी कोई कमी है तो मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियोस को लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।